हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर्स कंप्लीटली डिटेल के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। बाकी इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड जो है इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। देन इसके कंप्लीट नोट्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है। एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज उसकी जो वीडियो है वो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसकी पीडीएफ जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। तो ऑलमोस्ट जितना भी मटेरियल आपको चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के एग्जाम के लिए एंड साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर का भी जो कंप्लीट मटेरियल है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यूनिट वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ DDT। DDT जो है उसका स्ट्रक्चर एंड उसका IUPAC नेम जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग होती है, इसके साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन है, देन इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे 3 क्लोरीन जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम क्या होता है, 1 ब्रैकेट 2 ट्राइक्लोरोईथेन 1 डाइआइल ब्रैकेट क्लोज बिस, देन फिर से ब्रैकेट 4 क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से जो है ये इसका IUPAC नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हकल्स रूल। तो हकल्स रूल क्या होता है उसे जो है यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। So Huckel's rule states that if a cyclic planar molecule has 4n+2 pi electrons, then it is aromatic। तो Huckel's rule जो है वो ये कहता है कि अगर एक cyclic प्लेनर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है, वो जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक नेचर का होगा। इस रूल को यूज़ किस लिए करा जाता है, इसे यूज़ करा जाता है कि एक प्लेनर रिंग मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ उसकी है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हकल्स रूल को यूज़ करा जाता है। अब एग्जाम्पल उन मॉलिक्यूल्स का जो कि हकल्स रूल को फॉलो करते हैं वो है बेंजीन, पायरोल, पायरिडीन, थायोफीन, फ्यूरेन एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो इसके अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ क्लोरामीन। सो क्लोरामीन जो है इसका स्ट्रक्चर हमें बताना है, इसके यूजेस क्या क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताने। तो क्लोरामीन जो है ये होता है NH2Cl, इसका स्ट्रक्चर सिंपली N, देन इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस तरीके से सिंपली इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे ब्लीच के रूप में यूज़ करा जाता है, ऑक्सीडेटर के रूप में यूज़ करा जाता है, देन जो पानी होता है जो कि क्लोरीन से डिसइंफेक्टेड होता है उसके ऑर्डर को मतलब उसकी स्मेल को एंड उसके फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए भी क्लोरामीन को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सैकेरिन। तो सैकेरिन जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ में एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है जिसके अंदर CO प्रेजेंट है, NH प्रेजेंट है, SO2 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो है सैकेरिन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज़ करा जाता है, देन इसे विटामिन सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन जो होती है उनके अंदर ऐड करा जाता है, देन जब हम किसी भी चीज़ को बेक करते हैं तो उसके अंदर शुगर के सब्सटीट्यूट के रूप में भी सैकेरिन को यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस हो गए सैकेरिन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेजोनेंस इन बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर जो रेजोनेंस होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है, अ रेजोनेंस मे बी डिफाइंड एज अ फिनोमिनन इन विच अ सिंगल कंपाउंड इज सपोज टू बी एग्जिस्टिंग एज अ हाइब्रिड ऑफ 2 or more compounds differing in the distribution of electrons and not of atoms। तो रेजोनेंस जो है एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड जो है वो हाइब्रिड के रूप में एग्जिस्ट करता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के, एंड उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग होता है एंड जो एटम्स होते हैं वो उसके अंदर सेम ही होते हैं। अब जैसे कि हम बेंजीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके जो स्ट्रक्चर 1 और 2 हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का हाइब्रिड होता है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है एंड 1 और 2 जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड।
तो बेंजोइक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH जो है वो जुड़ा हुआ होता है, तो इसे जो है बेंजोइक एसिड कहा जाता है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन बेंजोइक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें मेडिसिन के अंदर यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। So the polarization of a sigma bond due to electron withdrawing or electron donating effect of adjacent groups or atoms is referred to as inductive effect. तो कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है उसका पोलराइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स या एटम्स की वजह से, तो उसे जो है इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि कोई भी एक हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है उसका पोलराइजेशन हो जाता है एडजेसेंट ग्रुप या एटम जो प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने के या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के इफेक्ट की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, तो इस फिनोमिना को जो है इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स के जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हमने 5 क्वालिटेटिव टेस्ट जो है फिनॉल्स के पढ़े थे, तो उसमें से आपको जितने के नाम याद रहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो 5 टेस्ट जो है वो है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कपलिंग टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोजो टेस्ट फॉर फिनॉल। ठीक है, ये जो है ये कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट है फिनॉल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्रीसॉल। क्रीसॉल जो कि फिनॉल्स के अंदर ही आता है, तो इसका स्ट्रक्चर एंड इसके यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है एंड CH3 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है एंड पैरा पर भी हो सकता है, तो इस चीज़ को जो है क्रीसॉल कहा जाता है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जर्मीसाइड के रूप में यूज़ करा जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटीबैक्टीरियल के रूप में यूज़ करा जाता है, इंसेक्टिसाइडल के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। तो ये जो है हमारा 3rd यूनिट का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें डायरेक्टली पूछा गया है कि रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स जो है वो क्या होता है, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर क्या होगा, oils on exposure to heat, light, air, moisture and bacterial action develop an offensive odor and taste. This is known as rancidity of oil. तो कोई भी एक ऑयल है उसको एक्सपोज करा जाता है हीट से, लाइट से, एयर से, मॉइस्चर से, या फिर उसके ऊपर कोई बैक्टीरियल एक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, वो जो ऑयल है उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट जो है वो भी बदल जाता है, या फिर ये कह कि उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है रैंसिडिटी ऑफ ऑयल कहा जाता है। तो सिंपली ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है इन सब रीजन्स की वजह से, तो उसे जो है रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स कहा जाता है। अब रैंसिडिटी जो है वो भी 2 टाइप की होती है, एक तो आती है हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी एंड एक आती है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो क्या होती है वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। सो सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें कितना मिलीग्राम चाहिए होगा 1 ग्राम फैट या ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए, तो उस चीज़ को जो है सैपोनिफिकेशन वैल्यू कहेंगे। मतलब कितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 1 ग्राम फैट या ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए, उसे सिंपली सैपोनिफिकेशन वैल्यू कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सैपोनिफिकेशन वैल्यू इक्वल्स टू होता है 28.05 मल्टीप्लाइड बाय टाइटर वैल्यू ऑफ ब्लैंक माइनस टाइटर वैल्यू ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। ठीक है, ये जो है ये सैपोनिफिकेशन वैल्यू का सिंपली फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकर्ट मिसल वैल्यू या फिर इसे RM वैल्यू भी कहा जाता है, तो ये क्या होती है। सो इसका आंसर होगा it is the number of milliliter of 0.1 normal potassium hydroxide required to neutralize the soluble volatile fatty acids derived from 5 gram of fat or oil। तो रिकर्ड मिसल वैल्यू क्या होगी कि कितना मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए जो कि एक सॉल्युबल वॉलेटाइल फैटी एसिड जो कि डिराइव है 5 ग्राम फैट या ऑयल से, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा। ठीक है,
तो 5 ग्राम फैट या ऑयल से जो सॉल्युबल वॉलेटाइल फैटी एसिड डिराइव करा गया है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए, उसे जो है रिकर्ड मिसल वैल्यू कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिकर्ड मिसल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑयल और फैट मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इस तरीके से जो है रिकर्ड मिसल वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन आयोडीन वैल्यू। तो अब आयोडीन वैल्यू क्या होता है उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर होगा इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर फैट और ऑयल। तो आयोडीन वैल्यू जो है सिंपली कितना ग्राम आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब होगा 100 ग्राम फैट और ऑयल के द्वारा, उसे ही आयोडीन वैल्यू कहा जाता है। अब जो आयोडीन वैल्यू होती है वो किसी भी पर्टिकुलर फैट या ऑयल की जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब आयोडीन वैल्यू इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला होता है B-S मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय 12.69 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। ठीक है, यहाँ पर B क्या होगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट है ब्लैंक के अंदर इन मिलीलीटर, S होगा कितना वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट है सैंपल का मिलीलीटर के अंदर, एंड N होगी नॉर्मेलिटी ऑफ द थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आयोडीन वैल्यू की डेफिनेशन एंड इसका फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट फैट एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमने एक साइड फैट लिख दिया, एक साइड ऑयल लिख दिया। अब फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। फैट्स जो होते हैं मोस्टली सैचुरेटेड होते हैं, ऑयल्स जो है मोस्टली अनसैचुरेटेड होते हैं। फैट्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ऑयल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और फैट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, ऑयल जो है ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर मिलते हैं। फैट का एग्जाम्पल आता है वूल फैट एंड ऑयल का एग्जाम्पल आता है ऑलिव ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा एंड इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, 2 बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी एक साथ, तो वो जो है वो नैफ्थलीन होता है। ठीक है, इसके यूजेस क्या होंगे, ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी हेलमिंथिक होता है एंड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसे यूज़ करा जाता है। देन इसे आई ट्रबल्स के अंदर यूज़ करा जाता है। देन कोल्ड, हे फीवर, गोनोरिया इनके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए भी नैफ्थलीन को यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रीन। तो फिनेंथ्रीन जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है वो हमें यहाँ पर बना करके बताना है। तो फिनेंथ्रीन के अंदर 3 बेंजीन रिंग्स होती हैं, 2 तो एक साथ इस तरीके से अटैच होती हैं, एक रिंग इसके ऊपर यहाँ पर बना दी जाती है, तो ये जो है इसे फिनेंथ्रीन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 3 बेंजीन रिंग इस तरीके से कंटिन्यूसली जुड़ी हुई होती है, तो इसे जो है एंथ्रासीन कहा जाता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे डाइज के प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करा जाता है, देन इसे वुड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर यूज़ करा जाता है, इंसेक्टिसाइड्स के अंदर यूज़ करा जाता है, एंड कोटिंग मटेरियल जो होता है उसके अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन जो है जो कि साइक्लोएल्केन्स के अंदर आती है, तो इसकी कोई भी 2 रिएक्शंस जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो इसकी 2 रिएक्शंस, पहली आती है हेलोजिनेशन। साइक्लोप्रोपेन जो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, जब इसे Cl2 के साथ में लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो इससे क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पर जो है क्लोरीन जुड़ जाता है। देन जब इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, मतलब यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन इसे H2 के साथ में रिएक्ट कराया जाता है निकल के प्रेजेंस में एंड हीट के प्रेजेंस में, तो उससे फाइनली प्रोपेन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई 2 रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन साइक्लोएल्केन्स। अब साइक्लोएल्केन्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो सिंपली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे जो है साइक्लोएल्केन्स कहा जाता है। तो साइक्लोएल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स विद 3 और मोर कार्बन एटम्स इन रिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो आते हैं वो है
साइक्लोप्रोपेन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं C3H6, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। देन साइक्लोब्यूटेन जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं C4H8 एंड इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंगल स्ट्रेन। तो अब एंगल स्ट्रेन जो है वो क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो एंगल स्ट्रेन मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रेन थ्रू विच अ मॉलिक्यूल अंडरगोज when bond angles are forced to deviate from 109 degree tetrahedral value। तो सिंपली एंगल स्ट्रेन क्या होता है, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो स्ट्रेन होता है जिससे एक मॉलिक्यूल जो है वो गुजरता है जब उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है उसे 109 डिग्री जो टेट्राहेड्रल वैल्यू होती है उससे डेविएट करने की कोशिश करी जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है सी एंड इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो एंगल होगा वो होता है 109 डिग्री। ठीक है, तो जब इस एंगल से डेविएट होता है तो उस टाइम जो स्ट्रेन लगता है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, उस स्ट्रेन को जो है एंगल स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगी। बाकी अगर इस वीडियो के अंदर कहीं भी आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।